बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और इसी उम्मीद के साथ मैं आपका स्वागत करता हूं ब्लू प्रिंट डिजिटल पर। मेरा नाम है वसीम चौहान, मैं हूं आपका विज्ञान का टीचर। क्लास 10 का साइंस मैं आपको पढ़ा रहा हूं और बेटा साइंस का जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है जैव प्रक्रम। अब तक 4 भाग हम कवर कर चुके हैं। हमने जो टॉपिक कवर किए हैं, पहला टॉपिक हमने पढ़ा था पोषण, उसके बाद हमने देखा था बेटा कि पोषण में पाचन हमने पढ़ा। फिर थर्ड टॉपिक जो हमने कवर किया था उसको श्वसन कहते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको वहन या परिवहन के बारे में बताया था। आज भाग 5 में आपके लिए लेकर आया हूँ। इस भाग में बेटा हम उत्सर्जन के बारे में पढ़ने वाले हैं। आपको अपना रजिस्टर और पेन साथ में लेकर बैठना है, चीजों को बिल्कुल फोकस के साथ नोट करते जाना है। तो आइए शुरू करते हैं भाग 5 जैव प्रक्रम नामक अध्याय का। बेटा चैप्टर का जो नाम है, टॉपिक का जो नाम है, जो टॉपिक आज हम पढ़ेंगे उसका नाम उत्सर्जन है। उत्सर्जन क्या होता है, इंग्लिश में इसको कहा जाता है एक्सक्रीशन। देखो होता क्या है कि हमारे शरीर में बहुत सारी अभिक्रियाएं हो रही होती हैं और उन अभिक्रियाओं के दौरान कुछ हानिकारक पदार्थ बनते हैं और वो पदार्थ ऐसे होते हैं जो जिनमें नाइट्रोजन होता है। तो अगर वो पदार्थ बहुत लंबे समय तक हमारे शरीर में बने रह गए, उनको शरीर से बाहर नहीं निकाला गया, तो वो पदार्थ हमारे लिए हानिकारक होते हैं। तो उन सारे पदार्थों का निष्कासन जो हमारे शरीर में होने वाली उपापचयी अभिक्रिया होती हैं, उपापचयी अभिक्रिया को इंग्लिश में मेटाबॉलिक रिएक्शन कहा जाता है। तो उपापचयी अभिक्रियाओं के दौरान जो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ बने हैं उनका शरीर से निष्कासन आवश्यक होता है। तो उनका निष्कासन ही बेटा क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। ये मैंने यहाँ पर लिखा है कि शरीर में होने वाली उपापचयी अभिक्रियाओं। उपापचयी अभिक्रियाओं का मतलब ऐसी अभिक्रियाएं जो शरीर के लिए बहुत आवश्यक होती हैं। ये जैव अभिक्रियाएं भी होती हैं और रासायनिक अभिक्रियाएं भी होती हैं। तो उनके द्वारा जो जनित नाइट्रोजन युक्त हानिकारक पदार्थ हैं, ये आपको ध्यान देना है कि उनमें जो पदार्थ होगा ज्यादातर वो कैसा होगा, उनमें नाइट्रोजन होगा, है ना। जैसे यूरिया होता है या यूरिक एसिड होता है। तो इन नाइट्रोजन युक्त हानिकारक पदार्थों का निष्कासन ही क्या कहलाता है बेटा, उत्सर्जन कहलाता है। तो हमारे शरीर में उत्सर्जन के लिए एक पूरा तंत्र है जिसको हम कहते हैं उत्सर्जन तंत्र। तो आज का टॉपिक जो मेन रहेगा वो रहेगा मानव शरीर में उत्सर्जन। और मानव शरीर में उत्सर्जन के लिए मैं अभी आपको बता रहा था कि एक उत्सर्जन तंत्र होता है। तो आपको हेडिंग लिखनी है मानव शरीर में उत्सर्जन और फिर उसके अंदर सब हेडिंग आएगी बेटा उत्सर्जन तंत्र। तो बेटा हमारे शरीर में पूरा तंत्र है जो उत्सर्जन का कार्य करता है। अब उस तंत्र में क्या क्या होता है, देखो वहां उस तंत्र में बेटा पहली चीज जो होगी उसको हम वृक्क कहते हैं शुद्ध हिंदी में, और देसी भाषा में या मतलब एक तरह कॉमन लैंग्वेज में उसको बेटा गुर्दे कहा जाता है और इंग्लिश में उसको किडनी कहते हैं। तो हमारे शरीर में बेटा दो क्या होते हैं, वृक्क होते हैं। और वृक्क का काम क्या होता है, उत्सर्जन करना होता है। चीजों को मतलब वेस्ट को एक तरीके से शरीर से बाहर निकालने में ये सहायता करता है। तो दो तो होंगे बेटा वृक्क। अब जो दो वृक्क होंगे जो वहां पर एक तरह से यूरिन बना है, मूत्र का निर्माण हुआ है, वो दो पाइपों से थोड़ा सा आगे आता है। उन पाइपों को बेटा क्या बोलते हैं, उन पाइपों को हम बोलते हैं मूत्र नलिकाएं। तो दो होंगी मूत्र नलिकाएं। अब मूत्र नलिकाओं के द्वारा ये मूत्र जो होगा बेटा एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में एक थैली जैसी संरचना में इकट्ठा होता है, उसको हम मूत्राशय बोलते हैं। और वो एक होता है, यानी एक बेटा मूत्राशय होता है। और मूत्राशय में जब इकट्ठा हो जाएगा और जब एक दाब उत्पन्न होता है इस मूत्राशय में, तो वो हमारे शरीर से बाहर आता है। तो उस जिस के द्वारा वो शरीर से बाहर आता है उसको हम बोलते हैं मूत्र मार्ग। तो बेटा एक होता है मूत्र मार्ग। तो इन चार चीजों से मिलकर, या मैं कहूंगा कि जितना मैंने यहाँ पर लिखा है इन सब से मिलकर हमारा उत्सर्जन तंत्र बनता है। इसका डायग्राम भी आता है, तो बड़ा अच्छा सा डायग्राम है, आप ध्यान से देखना कि जो वृक्क होते हैं, किडनी कहते हैं इसको इंग्लिश में, इनकी आकृति जो है आपने देखा होगा जो सोयाबीन के बीज होते हैं तो बीन शेप की होती है, बीन की आकृति की होती है। मतलब इस तरह की होंगी बेटा, ये इस तरह का होता है। और ये हमारे बेटा क्या होती है, इसको हम किडनी बोलते हैं। और देखो यहां से क्या होगा, एक पाइप यहां से निकलेगा और बेटा दूसरा पाइप हमारा इस वाली किडनी से निकलता है। ये जो पाइप है ये वाला और ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, मूत्र नलिका कहते हैं। और ये जो थे ऊपर वाले क्या हमारा बेटा इनको बोलते हैं किडनी। और किडनी मतलब यहाँ पे क्या होता है, ऊपर से दो पाइप, एक पाइप बेटा इसमें भी आएगा और इसी तरीके से एक पाइप हमारा यहाँ पर भी आएगा। ये ऊपर वाले जो पाइप है जो किडनी में आ रहे हैं, ये जो है हमारा जो रक्त है, रक्त को लेकर आ रहे हैं, क्योंकि रक्त में ही ये नाइट्रोजन युक्त हानिकारक पदार्थ होते हैं, है ना। अब ये बात समझो कि ये ये जो वृक्क है ये अपने आप में अंग है ना। और ये रक्त हमारा कहाँ से आ रहा होगा, ये रक्त हमारा एक तरह से हृदय ने भेजा होगा पंप करके, है ना। तो ये जो पाइप है ये वाले, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि ऐसे पाइप जो रक्त को हृदय से दूर ले जा रहे हैं बेटा उनको हम धमनी कहते हैं, है ना।
तो ये जो चीज है बेटा, ये दोनों की दोनों क्या है, धमनी है ना। धमनी का काम क्या होता है कि रक्त को हृदय से दूर ले जाती है, या ये कहो कि रक्त को हृदय से विभिन्न अंगों तक ले जाती है। तो धमनियों के द्वारा रक्त जो है बेटा कहाँ पर आता है, किडनी में आता है या वृक्क में आता है। और किडनी उनमें से जो हानिकारक पदार्थ है उनको फिल्टर कर कर उसको छान कर अलग कर देती है। और जो मूत्र बनता है बेटा वो इन पाइपों के द्वारा, जिन पाइपों का नाम क्या है, मूत्र नलिका होती है, उनके द्वारा एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में आएगा। इस ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर बेटा होती है, और इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है, इसको हम मूत्राशय कहते हैं, जहां पर ये संग्रहित होता है। और फिर यहाँ से बेटा ये बाहर निकल जाता है, और ये जो द्वार है इसको क्या बोलते हैं, मूत्र मार्ग कहते हैं। तो ये हमारा डायग्राम था, और ये मैं बताया था कि हम उत्सर्जन तंत्र पढ़ रहे हैं। अब आपको आगे क्या पढ़ना है, हमें ये देखना है कि उत्सर्जन तंत्र मतलब जो किडनी है, मेन कार्य किसका होता है, किडनी का होता है ना, मतलब वृक्क का होता है। तो वृक्क हमारा कैसे कार्य करता है, देखो जैसे कि आपको पता है कि जो हमारे अंग होते हैं उनकी क्रियात्मक इकाई होती है ना। जैसे हमारा जो ब्रेन होता है, तो ब्रेन की जो क्रियात्मक इकाई होती है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, उसको न्यूरॉन कहते हैं, है ना। हमारे शरीर की जो क्रियात्मक इकाई है उसको हम कोशिका कहते हैं। हमने पढ़ा था फेफड़ों के बारे में। फेफड़ों में जो मैंने बताया था कि एक कूपिका होती है, कूपिका को इंग्लिश में कहा जाता है एल्वियोलाई। तो फेफड़ों की जो क्रियात्मक इकाई है बेटा वो कूपिका होती है, या इंग्लिश में कहेंगे उसको एल्वियोलाई। इसी तरीके से जो हमारे वृक्क होते हैं ना, वृक्क या किडनी कहूंगा उसको मैं, उनकी भी क्रियात्मक इकाई होती है, और या इंग्लिश में कहते हैं फंक्शनल यूनिट। तो क्रियात्मक इकाई जो वृक्क की है बेटा उसको हम नेफ्रॉन कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन हमारा वो कोशिका है जो किडनी के अंदर पाई जाती हैं। हिंदी में नेफ्रॉन को वृक्काणु कहते हैं। तो सारा जो काम है फिल्ट्रेशन में, या किडनी जो है किसकी वजह से काम करती है, कार्य करती है, उसका नाम है वृक्काणु, और उसको कहते हैं इंग्लिश में हम बेटा नेफ्रॉन। तो हमें नेफ्रॉन के बारे में सारा मतलब पढ़ना है। तो आपको नेक्स्ट हेडिंग जो लिखनी है वो लिखनी है वृक्काणु। वृक्काणु को बेटा हम इंग्लिश में बोलते हैं नेफ्रॉन। और एक किडनी में ये कई कई लाख क्या होते हैं, वृक्काणु होते हैं। मतलब बहुत बहुत सारे दोनों किडनी में क्या होंगे, वृक्काणु होंगे। और यही वृक्काणु जो हमारा रक्त होता है उसको फिल्टर करते हैं, उसको छानते हैं, और जो हानिकारक पदार्थ और जो अधिक मात्रा में पानी होता है वो अलग हो जाता है, और मूत्र का निर्माण होता है। तो मूत्र का निर्माण जो होता है एक तरह से वो कौन करता है, वृक्काणु करता है ना बेटा। हाँ, वृक्काणु का डायग्राम है, ये काफी इंपोर्टेंट है, मतलब पेपर में जो आपका बोर्ड का एग्जाम होगा वहां से उसमें क्वेश्चन आते हैं। तो ध्यान से आपको देखना है बेटा। मेन तो इसमें होगा क्या कि इस तरीके से एक स्ट्रक्चर होती है बेटा, एक स्ट्रक्चर होगी ये वाली, और एक कप के जैसी होती है। ये हमारी कैसी एक है बेटा, एक आकृति है जो कप के जैसी होती है। तो इस आकृति को बेटा एक नाम देते हैं, इसको हम बोलते हैं बोमन कैप्सूल या बाउमन कैप्सूल। ये एक वैज्ञानिक का नाम था, उन्हीं के नाम पर पड़ा है। तो ये बोमन कप कहेंगे हिंदी में इसको, बोमन कप, और इंग्लिश में बोलते हैं बाउमेंस कैप्सूल। अब कहानी बेटा ये होती है कि ये जो चीज है यहाँ पर एक पाइप आएगा रक्त का, है ना। जो रक्त हमारा कहाँ से आया था, हृदय से आया था। और ये खुद देख लो कि इस अंग में आ रहा है, तो इस पाइप का नाम क्या होगा, धमनी होगी। धमनी को बोलते हैं इंग्लिश में आर्टरी। और आर्टरी यहाँ पर आकर बेटा क्या होगी, वो पतली 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 केशिकाओं में डिवाइड हो जाएगी। केशिका का मतलब मैंने बताया था कि रक्त केशिका, मतलब जो रक्त हमारा बहता है, रक्त नलिकाएं होती हैं 3 प्रकार की होती हैं। एक का नाम शिरा होता है, दूसरे का नाम हमारा धमनी होता है, और तीसरी जो है जो अंगों में रक्त को विभाजित करती है, बांटती है, उसको बेटा क्या बोलते हैं, केशिका कहते हैं, रक्त केशिका, या इंग्लिश में कहा जाता है उसको ब्लड कैपिलरीज। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ से रक्त आएगा, और ये जो मोटा वाला पाइप है ये हमारा धमनी है बेटा। कैसा क्या है ये, धमनी। और धमनी फिर यहाँ पर आकर केशिकाओं में डिवाइड हो जाएगी। और जब ये सारा यहीं पे फिल्ट्रेशन होगा, यहीं पे जो है रक्त का जो छन्ना है, जो मतलब रक्त छनेगा वो यहीं पर होगा। और जब सारा रक्त छन जाएगा, जो वेस्ट चीजें हैं या जो मतलब अलग चीजें सारी अलग हो जाएंगी, तो यहीं से फिर वो पाइप जो है, एक मोटा पाइप आएगा, उसमें सारा रक्त यहाँ से आ जाएगा। तो बात समझो कि ये जो रक्त आया था यहाँ पर, इसमें हमारे एक तरह से हानिकारक पदार्थ थे और कुछ उपयोगी पदार्थ भी थे। मतलब रक्त में ऐसा नहीं है सारे के सारे हानिकारक पदार्थ ही होते हैं। रक्त में हानिकारक पदार्थों के साथ साथ कुछ उपयोगी पदार्थ भी होते हैं, जैसे ग्लूकोज होती हैं, और उसके साथ कुछ लवण होते हैं जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। लेकिन यहाँ पर जैसे रक्त आएगा इस पूरी स्ट्रक्चर में, तो सब कुछ छन जाता है। तो यहाँ से जो बाहर निकलता है वो सिर्फ हमारा क्या होता है, रक्त ही होता है। तो कहानी बेटा ये होगी कि ये जो हमारा अब ये जो स्ट्रक्चर है पूरी, ये गुच्छा है ना, पूरी गुच्छा है, इसको बेटा हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं। ये आपको नाम ध्यान रखना प्लीज, इसको कहा जाता है ग्लोमेरुलस। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ बेटा
कि ये पूरा बोमन कैप्सूल है और अंदर जो ये पूरा जाल सा है केशिकाओं का, इसको क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं। अब कहानी ये होगी कि जो हमारा वे एक तरह से पानी था, जो यहाँ से चीजें फिल्टर हुई हैं, वाट जो जल था, जो हमारा मतलब फालतू का जल है वो, और जो नाइट्रोजन चीजें हैं, जो हानिकारक पदार्थ हैं वो, और जो भी हमारा ग्लूकोज वगैरह था, वो सारा छनकर इस पाइप में आता है। इस पाइप बेटा, ये स्ट्रक्चर देखो, आपको ये बिल्कुल ध्यान से बनानी है। ये स्ट्रक्चर बनेगी पूरी की पूरी, और ये फिर थोड़ा ऐसे आगे घूमेगा बेटा, और फिर एक बार और ऐसे घूमेगा, और लास्ट में आके बेटा वो एक पाइप होगा यहाँ पर, उससे आके मिल जाएगा। तो इस तरीके से बेटा क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है हमारा किसका, वृक्काणु की। अब बात समझो कि मतलब एक तो उसमें क्या है, ये ग्लोमेरुलस, या मैं क्या कहूंगा उसको, बोमन कप कहूंगा, और एक ये हमारा एक ट्यूब होती है, एक मतलब ये समझो कि कोयल जैसी स्ट्रक्चर होती है। ये जो ट्यूब है इसके 3 भाग होते हैं बेटा। इसके ये जो स्टार्टिंग वाला जो घुमा वाला भाग है, इसको बोलते हैं पीसीटी, और ये जो है ये वाला, इसको नाम देते हैं बेटा हेनले, हेनले लूप कहते हैं इसको, हेनले लूप, इसका नाम है हेनले लूप। और ये जो लास्ट वाला सांप सा बना है फिर लास्ट में, इसको बोलते हैं डीसीटी। अब इसका काम मैं पूरी ट्यूब का बता दूंगा। और ये है, ये जो पूरा है बेटा, ये लंबी सी ट्यूब जो है, इसको संग्राहिका कहते हैं, ठीक है। अब ये मैंने अभी आपको डायग्राम बनाया है। देखो पीसीटी का मतलब क्या होता है, ये आपको बोर्ड में नहीं पूछेगा, पर एनटीएससी वगैरह में क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं कि जब रक्काणु पढ़ रहे होते हैं उसमें पीसीटी डीसीटी की फुल फॉर्म बताओ। तो पीसीटी का मतलब बेटा, पी का मतलब यहाँ पर क्या है, ये हमारा इसको बोलते हैं प्रोक्सिमल, और सी को बोलते हैं कॉन्वोल्यूटेड, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। और बेटा डीसीटी जो है, देखो सीटी सीटी यहाँ भी था, तो सी का मतलब यहाँ भी क्या होगा, कॉन्वोल्यूटेड होगा, और टी का मतलब ट्यूब, ट्यूब होगा। तो डी का मतलब डोर्सल होता है, इसका मतलब क्या होता है, डोर्सल, और ये हो जाएगा कॉन्वोल्यूटेड, कॉन्वोल्यूटेड, और बेटा ये हो जाएगा ट्यूब, या ट्यूब्यूल भी कह सकता हूँ। अब इस पूरी ट्यूब का काम क्या होता है बेटा, और ये हेनले लूप, इन सबको मिला के पीसीटी डीसीटी और हेनले लूप का काम ये होता है कि इसमें जो हमारा कुछ यूजफुल पदार्थ आए थे, ऐसे पदार्थ जो अभी हमारे लिए कैसे उनका हम प्रयोग कर सकते हैं, जैसे ग्लूकोज है या लवण है, तो ये जो पाइप ऊपर से आ रहा है, ये दोबारा से यहाँ से ऐसे घूमता हुआ आता है ना बेटा, और घूमता हुआ इस तरीके से बेटा वो क्या करता है, वापस निकल जाता है ये, और ये हमारा फिर जो बाकी शरीर है वहां पर पहुंच जाता है। तो जो यूजफुल चीजें हैं इस पाइप में आकर वो क्या होती है, उनका पुनः अवशोषण होता है। तो मैं फिर बता रहा हूँ आपसे, ये पूरा खेल जो है वो 3 स्टेप में होता है। पहला स्टेप क्या होता है, ये फिल्ट्रेशन है। फिल्ट्रेशन का मतलब होता है कि चीजें जो है वो छन रही हैं, वो अलग हो रही हैं उससे। फिर दूसरा स्टेप क्या होगा, इस ट्यूब में आके बेटा क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन होगा। रीएब्जॉर्प्शन का मतलब होता है पुनः अवशोषण। जो कुछ चीजें ऐसी थी जो हमारे लिए आवश्यक आवश्यक थी, जैसे ग्लूकोज की हमारे शरीर को आवश्यकता होती है, तो ग्लूकोज का पुनः अवशोषण होता है। तो ये चीजों का पुनः अवशोषण कहाँ होगा, इस सारी की सारी ट्यूब में होगा। प्रोक्सिमल का मतलब ये है जो इसके पास है, और डोर्सल का मतलब ये है कि जो इससे दूर है ना बेटा। बड़ी क्लास में आप देखोगे कि इनका अवशोषण कैसे होता है, पुनः अवशोषण कैसे होता है। अब जो चीजें बची बेटा, तो उसका नाम है, उसको बोलेंगे मूत्र हम, है ना। तो जो यूरिन होगा, मूत्र होगा, वो सारा का सारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस संग्राहिका में क्या हो जाता है बेटा, इकट्ठा हो जाता है। और ये जो आपने देखा, ये जो इस तरीके से स्ट्रक्चर बनी हुई है, यहाँ से हर एक जगह से क्या जा रहे हैं, अलग अलग नेफ्रॉन जा रहे हैं। अभी तो बस मैंने एक नेफ्रॉन को यहाँ से जोड़ा है, यहाँ से हर एक जगह से नेफ्रॉन जा रहे हैं, और हर एक नेफ्रॉन क्या कर रहा है, यहाँ पर मूत्र जो मतलब बना है उसको इसमें इकट्ठा कर रहा है। और ये सारा का सारा फिर बेटा पूरी किडनी में ये काम हो रहा है। किडनी में पूरा मूत्र का निर्माण हो रहा है, और फिर वो मूत्र नलिका के द्वारा मूत्राशय में जा रहा है, और मूत्र मार्ग से शरीर से बाहर आ जाता है। तो बेटा ये हमारा क्या था, वृक्काणु था, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसका डायग्राम आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। और मैं बता रहा था कि मतलब 3 चरणों में पूरा काम होता है। पहले चरण में एक तरह से क्या होगा, फिल्ट्रेशन होगा, और दूसरे चरण में क्या होगा बेटा, पुनः अवशोषण होगा। जो चीज हमारे लिए यूजफुल है, मतलब एक तरह से हेल्पफुल है, उनको वो दोबारा से क्या हो जाती है, अवशोषित कर ली जाती हैं। और तीसरे में जो मूत्र था वो क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है। तो बेटा इस तरीके से हम उत्सर्जन को पढ़ सकते हैं। अभी हमें थोड़ा सा ये देखना है कि जो प्लांट हैं, पौधे हैं, उनमें उत्सर्जन कैसे होता है। बेटा ये बहुत छोटा टॉपिक है, पौधों में उत्सर्जन। पौधों के अंदर भी क्या होता है, बहुत सारी विक्रिया होती है, तो वहां भी कुछ हानिकारक पदार्थ बनते हैं, तो उनका शरीर से बाहर निकलना जरूरी होता है। जैसे हमने पढ़ा था वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन भी क्या होता है, एक तरीके से
एक वो मेथड है, प्रक्रिया है जिसमें जो जल है, जो फालतू जल है, जो मतलब जिसकी जरूरत पेड़ को नहीं होती है, मैं बताया था कि जितना भी वाटर या जल को वो अवशोषित करता है पौधा, उसका लगभग 90% जो है वो क्या हो जाता है, वाष्प के रूप में वाष्पोत्सर्जित हो जाता है। तो ये भी एक तरह का क्या हो जाएगा, उसको बोलते हैं उत्सर्जन कहेंगे। आपने देखा भी होगा कि पेड़ पौधे जो है वो कुछ जो उनकी छाल होती है, बार्क बोलते हैं उसको इंग्लिश में, तो छाल पे से क्या होता है, कुछ गोंद वगैरह बनता है, कुछ रेजिन वगैरह बनता है ना। तो ये गोंद और रेजिन वगैरह भी जो है शरीर से बाहर निकालते हैं। तो तने होते हैं, तना भी अपने आप में एक उत्सर्जन अंग का कार्य करता है। और जो पत्तियां होती हैं, जो पेड़ों की पत्तियां होती हैं, तो वहां पर क्या होता है, स्टोमेटा होते हैं, छिद्र होते हैं। तो वहां पर क्या होता है कि छिद्र के द्वारा जो पेड़ों के अंदर ऑक्सीजन गैस का निर्माण हो रहा है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, तो उन छिद्र के द्वारा वो ऑक्सीजन बाहर आ जाती है, तो वो भी क्या हो रही है, एक तरह से उत्सर्जित हो रही है। तो ये बेटा क्या था, पौधों में उत्सर्जन। बहुत लंबा टॉपिक नहीं है, बस आपको ध्यान देखना कि एक तो किसका होता है, जल का होता है। जल का जो होगा बेटा, उसको किसके द्वारा होगा, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा होगा। वाष्पोत्सर्जन क्या है, एक विधि है जिसमें पेड़ पौधे जो है बेटा जल को क्या करते हैं, वाष्प में परिवर्तित कर कर वातावरण में छोड़ देते हैं। और पत्तियों के जो स्टोमेटा होते हैं, छिद्र होते हैं, वहां से वाष्प वातावरण में आ जाती है। उसी को क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। आपने वाष्पोत्सर्जन जो है मतलब आवश्यक भी है पेड़ पौधों के लिए और बुराई भी है। आवश्यक इसलिए है कि वाष्पोत्सर्जन की वजह से ही एक बल लगता है, जिस बल के कारण पेड़ पौधे जल को नीचे से ऊपर खींचते हैं। जल ऊपर आता है तभी वो उस जल का यूज होता है, प्रयोग होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए, इसलिए आवश्यक है। और बुराई क्यों है, बुराई इसलिए है क्योंकि 90% से ज्यादा जल जो आया था वो क्या हो जाता है, वाष्प में परिवर्तित होकर वातावरण में आ जाता है। तो आपने कहीं मतलब दीवारों पर लिखा पढ़ा होगा कि वृक्ष लगाओ और वृक्ष लगाने से वर्षा होती है। तो वृक्ष लगाने से वर्षा होने का क्या कारण है, कारण ये है कि जब जब आप वृक्ष लगाओगे तो वहां पर वाष्पोत्सर्जन होगा, ट्रांसपिरेशन की प्रक्रिया होगी। और जब जब वाष्पोत्सर्जन होगा तो वातावरण में जो वाष्प है, जो ह्यूमिडिटी है, आर्द्रता है, वो बढ़ जाएगी। और एक तरीके से वो वर्षा में क्या करेगा, सहायता करने वाला है ना बेटा। तो एक तो मैं क्या बताया था, जल का क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है, वो भी एक प्रकार का क्या कहलाएगा, उत्सर्जन कहलाएगा। और दूसरा मैं क्या बता रहा था कि ऑक्सीजन गैस होती है। ऑक्सीजन गैस एक तरीके से बनती है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान। वो भी क्या होता है, प्लांट जो होते हैं, पेड़ पौधे, उसको शरीर से बाहर निकालते हैं। कुछ ऑक्सीजन को वो अपने प्रयोग में ले लेते हैं। अब ऑक्सीजन का प्रयोग पेड़ पौधों में कहाँ पर होता है, श्वसन के लिए होता है। श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो हमेशा होती रहती है, दिन हो या रात हो। लेकिन जो प्रकाश संश्लेषण है वो सिर्फ सूर्य के प्रकाश में होता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे बेटा कि ऑक्सीजन जो बनी है प्रकाश संश्लेषण के दौरान, वो शरीर से बाहर निकालनी होती है। तो वो भी क्या एक तरह का उत्सर्जन है। तो ये कैसा होगा, ऑक्सीजन का जो उत्सर्जन होगा वो कैसे होगा बेटा, पत्तियों के द्वारा होगा, पत्तियों के द्वारा होगा। और कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो वेस्ट होते हैं, जैसे मैं बताता हूँ, गोंद होता है, ठीक है, गोंद होता है, और एक जैसे रेजिन वगैरह होते हैं, ठीक है। तो इनका प्रयोग जो है उद्योगों में होता है अलग अलग तरीके से। तो ये किसके द्वारा होता है, तनों के द्वारा होता है। जो तनों की जो छाल होती है, तो तनों की छाल के द्वारा इन पदार्थों का बेटा क्या हो जाता है, उत्सर्जन हो जाता है। तो ये बेटा हमारा चैप्टर पूरा हुआ है। इस चैप्टर का नाम था जैव प्रक्रम। हमने देखा कि जैव प्रक्रम होते क्या हैं और जैव प्रक्रम कितने प्रकार के होते हैं। हर एक जैव प्रक्रम के बारे में हमने एक गहन अध्ययन किया है। बेटा आपको करना ये है कि जितने भी टॉपिक मैंने आपको पढ़ाए हैं उनको रिवाइज करना है, और जितने भी क्वेश्चंस आपकी बुक में है, आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। हमारे चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग नोटिफिकेशन हमारी वीडियोस के आपको मिलते रहें और आप अपनी पढ़ाई को बिल्कुल ठीक से करते रहें। नेक्स्ट चैप्टर जो हम पढ़ने वाले हैं बेटा साइंस का, वो मैं रसायन विज्ञान पढ़ाऊंगा आपको, और हम पढ़ने वाले हैं अम्ल, क्षारक और लवण। तो तब तक आप अपनी पढ़ाई को ठीक से करते रहें। मिलेंगे हम बेटा नेक्स्ट वीडियो में। बाय।